नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमरेश और आप आ चुके हैं हमारे प्यारे परिवार बिहार एजुकेशन नेटवर्क पर। मैंने पिछले दिन रसायन शास्त्र के पहला चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो जारी किया था और आज मैं आपके बीच रसायन शास्त्र के पहला चैप्टर का तीसरा वीडियो लेकर के आया हूं। अगर आप पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं बच्चों, तो प्लीज आप जाकर के पहला और दूसरा वीडियो देख ले, फिर आपको तीसरा वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि तीसरा वीडियो में क्या क्या है। आज हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे। रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है, क्या क्या लाभ है और क्या क्या सीमाएं हैं। इन सब चीजों के साथ साथ रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए समय को बिना व्यर्थ किए हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चा, वह है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जो होता है ना, और किसी तत्व को व्यक्त करने के लिए जिस संक्षिप्त रूप का उपयोग हम लोग करते हैं ना, उसे हम लोग रासायनिक संकेत कहते हैं। सबसे पहले बात यह समझिए, रासायनिक संकेत उसको कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं, हीलियम को He से करते हैं, सोडियम को Na से करते हैं, मैग्नीशियम को Mg से करते हैं। तो ये सब जो है छोटा छोटा जो संकेत जो आपको दिख रहा है, संकेत, यह क्या है? किसी तत्व का संक्षिप्त रूप है, छोटा सा रूप है। और यही छोटा सा रूप को हम क्या कहते हैं? रासायनिक संकेत कहते हैं। रासायनिक संकेत के बाद बच्चा, अब हमको दूसरा पॉइंट जो समझना है, वो स्टार मार के हम लोग लिखे हुए हैं कि रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं। तो चलिए समझते हैं रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं। तो किसी यौगिक को व्यक्त करने के लिए जिस संक्षिप्त रूप का इस्तेमाल किया जाता है, उसे रासायनिक यौगिक कहते हैं। जैसे आप समझिएगा यहाँ पे कि NaCl लिख दिए बच्चा, हम क्या लिख दिए? NaCl लिख दिए। किसका सूत्र है? सोडियम क्लोराइड का सूत्र है। और सोडियम क्लोराइड देखिए कितना बड़ा चीज है, इसी का में छोटा रूप लिखा गया है। सोडियम क्लोराइड का छोटा रूप क्या हो गया? NaCl। तो इसी छोटा रूप को हम लोग रासायनिक सूत्र कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। आगे फिर समझते हैं, चलिए। फिर उसके बाद है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक संकेत और रासायनिक सूत्र में व्यक्त कर दिया जाता है, तो उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक संकेत और रासायनिक सूत्र हमको नजर आ जाता है, तो उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ देखिए रासायनिक संकेत नजर आ रहा है, बिल्कुल। रासायनिक सूत्र भी नजर आ रहा है, बिल्कुल। और तो जब इस प्रकार से, जहां पे आपको तत्व का संकेत दिख जाएगा, रासायनिक यौगिक दिख जाएगा, तब हम उस पूरे को मिला करके रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये पूरा चीज जो है ना, ये रासायनिक समीकरण हुआ। ऊपर जो हम बताए थे बच्चा कि H हुआ, He हुआ, वो संकेत था। अभी तुरंत आपको पता है NaCl है, यह यौगिक हुआ और यह पूरा रासायनिक समीकरण हुआ। क्या हुआ? रासायनिक समीकरण हुआ। बहुत अच्छा, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। आगे अब है रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला रासायनिक समीकरण जो है ना, वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। समझिएगा, समीकरण जो है पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, वो किसको हम कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है ना, किसी समीकरण में अभिकारक प्रतिफल में भाग लेने वाले तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अच्छे से देखिए, यहीं पर मैटर फंसता है, बच्चा नहीं समझ पाता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। Zn किसका संकेत है? जिंक का है सर। किसका है बच्चा? जिंक का है। इस पूरे कंपाउंड में देखिए आपको क्या क्या चीज नजर आ रहा है, तो आप बताएंगे कि सर हमको H नजर आ रहा है, और क्या नजर आ रहा है? तो S नजर आ रहा है, और क्या नजर आ रहा है? तो O नजर आ रहा है। यहाँ पर O छोटा लिखा गया, बड़ा O होता है। इन तीनों चीज को देखो, इधर जिंक की संख्या कितनी है? 1 है। इधर H की संख्या कितना है? 2 है। S की संख्या कितना है? 1 है। और O की संख्या कितना है? 4 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा देखिए, इधर जिंक की संख्या 1, इधर भी जिंक की संख्या 1, इधर S की संख्या 1, इधर भी S की संख्या 1, इधर O की संख्या 4, इधर भी O की संख्या 4, और उसके बाद इधर H की संख्या 2, इधर भी H की संख्या 2। मतलब दोनों साइड में जो भी तत्व नजर आ रहा है इस समीकरण में, उस सब के परमाणुओं की संख्या बराबर है। और जब भी ऐसा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण संतुलित है, मतलब उसे संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, समझ गया, बहुत अच्छा। आगे की बात चलो। आगे जो है बच्चा, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल
दोनों में भाग लेने वाले जो तत्व है ना उसके परमाणुओं की संख्या भिन्न होगा, अलग अलग। अगर एक साइड 2 है दूसरे साइड 3 हो जाएगा, एक साइड 5 है दूसरे साइड 7 हो जाएगा, तो इसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। देखिए अच्छा से समझिए, यहां पर देखिए एक एग्जांपल है H2, इधर H2 है और इधर भी H2 है, तब तो सर ये असंतुलित नहीं होना चाहिए। नहीं बच्चा, अभी और देखो, O इधर कितना 2 और इधर O कितना 1। अब बताइए, आपको अगर जो परमाणु की संख्या गिनती करने नहीं आता है तो फिर मैं आपको आगे अभी जब रासायनिक समीकरण संतुलित करना सिखाऊंगा तो बता दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा देर धैर्य धारण करके बने रहिए मेरे साथ बस। चलिए, तो इधर O की संख्या 2 था, इधर 1 था, इसलिए यह समीकरण जो है असंतुलित है। असंतुलित को अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं बच्चा, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बहुत अच्छा, चलिए अब समझ गए। आगे जो बच्चा लिखने के चक्कर में जल्दी जल्दी में पढ़ा होगा कि सर लिखने तो देते नहीं है, केवल पढ़ाया जा रहा है, भागे जा रहा है, तो सब्र कर ले बच्चा, हम सब कुछ लिखवा देंगे, टेंशन नहीं लेना। अब बताइए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, एक करने नहीं है करना लिखना था यहाँ पे। संतुलित करने के लिए ना सबसे पहला मेथड जो है ना, जिसको हम अनुमान तथा प्रयास विधि कहते हैं, इंग्लिश में इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। मतलब क्या करना है? मतलब आपको प्रयास करना है बस। कैसा प्रयास? भाई किसी भी लैब में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे बोर्ड पे हो जाएगा, प्रयास करो, देखो कैसे होता है। सो यहाँ पे सबसे पहला K है, इधर देखो K की संख्या 1 है, उधर देखो Cl की संख्या 1 है, यहाँ भी Cl की संख्या 1 है। यहाँ बताओ बच्चा O कितना है? 3 है, इधर O कितना है? 2 है। यहाँ पर हम एक बात बता रहे हैं आप लोग को, अच्छे से समझिए। एक साइड 3 है और दूसरे साइड 2 है। अगर आपको हम कहे कि गुना करके इस दोनों को बराबर करना है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो दोनों साइड 6 हो जाएगा। सही बात? ठीक है, चलिए तो हम यही काम करते हैं। आप ध्यान रखेंगे, अगर ओक में हमको करना है यौगिक एक साथ है तो हम केवल इसके साथ नहीं लिखेंगे, यहां पर हम 2 लिखेंगे। और इधर हमको कितना से करना था? इधर 2 था तो हमको 3 से करना है, तो यहां पर चलिए 3 से कर दिए। अब फिर से चेक करेंगे, नहीं छोड़ेंगे नहीं, फिर से चेक करेंगे। देखिए K की संख्या 2, K की संख्या 1, तो यहां पर भी 2 हो जाएगा। अब चलिए Cl की संख्या 2, तो Cl की संख्या 2, O की संख्या 3 दूना 6 और O की संख्या 3 दूना 6। तो इसी को हम कहते हैं अनुमान तथा प्रयास विधि, कि हम अनुमान लगाएंगे कि 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, फिर प्रयास करेंगे और हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अभी हम आपको अच्छे से सिखाएंगे संतुलित करना, टेंशन नहीं लेना। आप देखिए, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना क्या क्या होता है। इससे अभिकारक और प्रतिफल के रासायनिक संकेत और सूत्र की जानकारी मिलती है कि अभिकारक में और प्रतिफल में क्या क्या संकेत है, क्या क्या सूत्र है, इसके बारे में पता चलेगा। दूसरा पॉइंट जो है, रासायनिक समीकरण से यह जानकारी प्राप्त होता है कि कौन कौन पदार्थ आपस में क्रिया करता है और क्या क्या चीज बनाता है, मतलब कौन कौन मिला और कौन कौन मिलकर के क्या बनाया, इसके बारे में आपको रासायनिक समीकरण से पता चल जाता है, लिखा हुआ रहता है। तो जैसे कि आप ऊपर की तरफ देखिए, अभी यहाँ पर है KCl3 से पहले 1-2 एग्जांपल Zn मिला और H2SO4 मिला, मिल करके यह बनाया। तो क्या मिला और क्या बनाया, यह हमको किससे पता चलता है? रासायनिक समीकरण से पता चलता है। तीसरा पॉइंट जो है बच्चा, यह अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ के परमाणु तथा अणु की संख्या समान प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि हम उसको संतुलित करते हैं और उससे हमको अभी इसका परमाणु और अणु की संख्या बराबर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट क्या है? अभिकारक और प्रतिफल के मोल के अनुपात की जानकारी देता है। पांचवा पॉइंट है, यह अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमानों के अनुपात को बताता है कि दोनों चीज कितना कितना द्रव्यमान है। जैसे ऊपर में आपको हम एग्जाम्पल दिखा है H2SO4 प्लस Zn का, ZnSO4 प्लस H2 बनाया, तो कितना कितना है इसके बारे में यह बताता है। उसके बाद यह गैसीय अभिकारक एवं प्रतिफलों के आयतन के भी अनुपात बताता है। इसका उपयोग करने का क्या क्या लाभ है, बताइए बताइए क्या क्या लाभ है। तो सबसे पहला बात कि आप जब रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो आसान पड़ेगा, क्योंकि हमको बड़ा बड़ा नाम लिखना है। H2SO4 है तो उसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इससे डायरेक्ट काम चल गया। जिंक है Zn लिख दिए, है ना, जिंक सल्फेट है ZnSO4 लिख दिए, तो आसान है, कागज की बचत होता है, समय की बचत होता है। इसलिए रासायनिक समीकरण के लाभ में पहला पॉइंट मैंने यही लिखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में इसको लिखने से क्या होता है, आसान भी होता है, समय भी बचता है और कागज की भी बचत होती है। दूसरा पॉइंट जो रासायनिक समीकरण की सहायता से
प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारक द्रव्यमानों की गणना ठीक ठीक की जाती है। मतलब जो प्रतिफल हमको प्राप्त होगा उसके लिए अभिकारक के द्रव्यमान कितना कितना चाहिए। एज इट इज बात समझिए, जल हमको चाहिए तो जल के लिए हम कितना हाइड्रोजन मिलाए और कितना ऑक्सीजन मिलाए, यह बात हमको पता होना चाहिए बच्चा, ठीक है। और तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेत का इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं कि इंडिया में अलग, अमेरिका में अलग, इंग्लैंड में अलग, नेपाल में अलग। साइंस का यही तो खासियत है कि पूरे दुनिया में एक जैसा होता है। हाँ, वो अपने लोकल भाषा में उसे मतलब कि बोलचाल में उपयोग करता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम अपने यहाँ सोडियम बोलते हैं तो इंग्लैंड वाला इसको सोडियम छोड़ के कुछ और बोलता होगा। ऐसा नहीं होगा बच्चा। चलिए आगे की पॉइंट फिर समझते हैं। इसकी सीमाएं क्या क्या है रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक समीकरण से अभिकारक प्रतिफल की भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, कि यह ठोस है, द्रव है, गैस है, इसके बारे में। दूसरा, इससे यह भी पता नहीं चलता कि अभिक्रिया उष्माक्षेपी है या अभिक्रिया उष्माशोषी है। तीसरा पॉइंट है, यह भी इससे पता नहीं चलता कि अभिक्रिया किस दशा में हो रहा है, दाब में हो रहा है, ताप में हो रहा है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रहा है, ये भी नहीं पता चलता। और चौथा जो है, इससे यह नहीं पता चलता कि अभिक्रिया का वेग क्या, कितना तेजी से अभिक्रिया हो रहा है, कितना धीरे धीरे हो रहा है, इसके बारे में जानकारी पता नहीं चलता। उसके बाद रासायनिक समीकरण से यह पता नहीं चलता कि अभिक्रिया तथा प्रतिफल की मात्रा कितनी है, यह भी पता नहीं चलता है, ठीक है। आगे की बात समझिए। अब रासायनिक समीकरण को, ये भी एक पॉइंट है, यहाँ पे स्टार लगाना भूल गए हैं, कोई बात नहीं है। चलिए देखिए, सॉरी फिर से लगा देते हैं बच्चा, कोई नहीं, माउस, ठीक है, यही है। चलिए, हाँ, अभिकारक और प्रतिफलों के भौतिक अवस्था की जानकारी, मतलब कि हम किसी रासायनिक समीकरण को खूब उपयोगी कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए हम क्या करेंगे ना, जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे तो जब ठोस पदार्थ आएगा, जैसे जिंक का क्या ठोस पदार्थ, तो उसमें हम एस लिख दिए। एस का मतलब सॉलिड होता है, तो सॉलिड मतलब ठोस है, एस का मतलब ठोस है। यहाँ पर एल लिख दिया, मतलब लिक्विड है, ये द्रव है, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ZnSO4 यह क्या है, ठोस है, और H2 क्या है, गैस है। तो बात समझ गया। इसके साथ में हम यह लिख देंगे कि S तो ये पता चलेगा सॉलिड है, L तो लिक्विड है, S तो सॉलिड है, और फिर G तो गैस है। समझ गए, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं दूसरा पॉइंट पर। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी के जानकारी के लिए हमको क्या करना होगा। तो उष्माक्षेपी के जानकारी के लिए हम क्या करते हैं कि जो चीज हमको मिलता है उसके सामने प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, और उष्माशोषी के लिए माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस उष्मा इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको पता चले, ठीक है। और उष्माक्षेपी में क्या होता है, कल हम पढ़ाए थे, नहीं पढ़े तो जाके वीडियो देखिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर प्लस लग गया तो आप समझ लेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यहाँ पर माइनस लग गया तो समझ लेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है बच्चा, बहुत अच्छा। ऑब्जेक्टिव पूछता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन उष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो आपको कुछ नहीं देखना है, बस ये प्लस चिन्ह दिखना है। प्लस चिन्ह नजर आ जाए किसी अभिक्रिया के लास्ट में तो समझ लेंगे उष्माक्षेपी है, माइनस आ जाए तो समझ लेंगे उष्माशोषी है। पूछेगा निम्न में से कौन ठोस है, एस रहेगा तो पकड़ लेंगे, एल रहेगा तो समझ जाएंगे द्रव है, और जी रहेगा तो समझ जाएंगे गैस है। इसी प्रकार आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। गैसों के उत्सर्जन की जानकारी है। रासायनिक अभिक्रिया में जब भी होता है और लास्ट में जो कोई गैस आता है तो तीर चिन्ह ऊपर की तरफ उड़ा देते हैं, फरफरा देते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए लास्ट में H2 के बगल में तीर लगा हुआ है, नहीं दिख रहा है, लो ना हम ही लगा देते हैं फिर से बढ़िया वाला। हाँ हो गया, तो ये गैस ऊपर की तरफ उड़ रहा है। अगर तुमसे पूछे यहाँ पर इस अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति हो रही है कि नहीं, तो हमको क्या देखना है, तीरची। अगर तीरची है तो उत्पत्ति हो रही है, अदरवाइज उत्पत्ति नहीं हो रही है। चलिए आगे की पॉइंट समझिएगा। सारा चीज लिखवा देंगे, टेंशन नहीं लो, नहीं लिख पाएगा तो PDF भेज देंगे व्हाट्सएप में। आज व्हाट्सएप में नंबर भी दे देंगे लास्ट में जाते टाइम में, रुके रहो, नंबर दे देते हैं, मैसेज करेगा, मिल जाएगा सबको। अब है अवक्षेपण का निर्माण या अवक्षेप बनने की जानकारी। तो पिछले दिन बताए थे कि अगर अभिक्रिया के दौरान ठोस अघुलनशील पदार्थ बनता है तो उसको अवक्षेप कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। और उसके लिए ना तीर चिन्ह नीचे की तरफ मार देते हैं, ऐसे भाग से मार दो नीचे की तरफ। देखो यहाँ पर मार दिए, इसी से क्या हो गया,
पता चल गया हमको कि अपक्षेप बन रहा है। पूछेगा निम्न में से अपक्षेपण अभिक्रिया कौन है, एगो तीर नीचे वाला मारेगा, एगो तीर ऊपर वाला मारेगा, एगो में प्लस लगा देगा, एगो माइनस लगा, झट से पकड़ना। नीचे है तो अपक्षेपण है, ऊपर है तो गैस है, प्लस है उसमें छेपी है, माइनस है उसमें शोषी है। समझ रहे हैं? चलिए बहुत अच्छा बात, आगे देखते हैं। अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी। इसकी जानकारी के लिए समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह के ऊपर अथवा नीचे दाब ताप उत्प्रेरक उपस्थिति दर्शा दिया जाता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि अभिक्रिया क्या है। जैसे कि तीर मार देंगे, नहीं रुक जाइए, ये देखिए, हाँ तीर लगाए, इसके ऊपर दाब लिख देंगे, ताप लिख देंगे, सांद्रण लिख देंगे। इस सब से हमको पता चल जाता है ना कि अभिक्रिया किसके उपस्थिति में हो रहा है। दाब की उपस्थिति में हो रहा है, ताप की उपस्थिति में हो रहा है, सांद्रण कितना डिग्री टेम्परेचर है, इस पे लिखा हुआ मिलेगा, ऊपर या नीचे भी मिल सकता है। तो इसका उपयोग करके हम अभिक्रिया को और अधिक कारगर बना सकते हैं बच्चा। ठीक है, समझ गया? लास्ट में पूरा लिखवाएंगे, टेंशन नहीं लो। अब अगला जो पॉइंट है वह है उत्क्रमणीयता। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। उत्क्रमणीयता की जानकारी है। देखिए, जब भी आपको दो तीर चिन्ह मिल जाए, एक राइट साइड तो दूसरे लेफ्ट साइड, तो आप समझ लेंगे कि अभिक्रिया उत्क्रमणीयता की जानकारी दे रही है। उत्क्रमणीयता क्या होता है बच्चा? उत्क्रमणीयता कहने का मतलब है कि जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाया है, N2H2 है, गैसीय रूप में है, यह दोनों मिलकर के अमोनिया बनाया, तो फिर अमोनिया से हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। इससे यह प्राप्त कर सकते हैं, इससे यह प्राप्त कर सकते हैं। इसी को उत्क्रमणीयता गुण कहते हैं। समझ गए? बहुत अच्छा, ठीक है। आगे का जो मुख्य पॉइंट है, जो आज आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं बच्चा, देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, अभी सिखाते हैं एकदम। आज के बाद अगर भूल गया तब तो सब कहना क्या है। देखिए, यहां पर एक समीकरण लिखा गया है। समीकरण का नाम है C2H4। C2H4, अच्छा से देखिए, C2H4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। इसी को संतुलित करना है। सबसे पहले आपको पहचान करने आना चाहिए। जैसे यह C है तो अलग है, पहचान लिया। C की संख्या कितना है बच्चा? 2 है। इधर C की संख्या कितना है? 1 है। तो हम यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। अच्छा से सुनना, नहीं सुनेगा दिक्कत में पड़ जाएगा, क्वेश्चन पूछने वाला है इस बार। C की संख्या 2, यहाँ C 1 था इसलिए हम 2 से गुणा कर दिए, तो C बराबर हो गया ना। ठीक है। अब H की संख्या 4 है, देखो H 4 है। H इधर कितना है बच्चा? 2 है, इसमें हम 2 से गुणा कर दिए। अब देखो H की संख्या कितना है? 4 है। ठीक है। उसके बाद अब फिर O देखो, O कितना है? 2 है। इधर O कितना है? ए 2 से ए 2 में गुणा होता है, तो 2 दूना 4, इस 2 से इस 2 में, तो 2 आए 4, कितना हो गया? 6। इधर 2 है तो इसमें 3 से गुणा कर दिया, तो 3 दूना 6 हो गया। तो आप देखिए रासायनिक समीकरण संतुलित होगा। C2 H4 H4 O6 O2 दूना 4 2, कितना हो गया? 6। तो यह समीकरण बैलेंस्ड हो गया। समझ गए? आपको रफ में करना है। यहाँ पे 3 लिख लेंगे और इधर कहाँ पे क्या क्या लिखे हैं सो देखिए, 2 लिखे हैं और उसके बाद फिर 2 लिखे हैं। अब यह जो समीकरण है बैलेंस्ड हो गया। बताइए मजा आया कि नहीं आया? एकदम आया होगा। ये देख लिया। अब इसी प्रकार से दूसरा भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से होता है संतुलित। C2H2 है, प्लस में O2 है बच्चा, प्लस सॉरी गिव्स CO2 है, प्लस H2O है। तो अब हमको क्या बोले कि सब शुरुआत से चेक करेंगे। देखिए C है शुरू में, तो C को देखेंगे। C इधर 2 गो है, इधर 1 के गो है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दिए। ठीक है। H इधर कितना है? 2 है, इधर भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। O देखिए कितना? 2। इस 2 से यहाँ वाला इसके लिए भी होता है, इसके लिए भी होता है। नीचे वाला जो होता है स्पेशल उसी के लिए जो उसमें सटा हुआ है। तो इस 2 से इस 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ पर 1 है तो 5, तो 5 और 2 2.5 तो लिखा नहीं जाता है जल्दी, इसलिए हम आपको यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ 2 दूना कितना हो गया? 4 और 2 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। अब चलिए इधर हम क्या करेंगे बच्चा? कहेंगे कि 3 से गुणा करके चेक करते हैं सर हो गया क्या संतुलित? नहीं बच्चा, इतना जल्दी नहीं होता, हमको दूसरे लाइन में भी जाना होगा। C2 और C2 H2 और H4 कितना है? 4। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर शुरू से चेक करेंगे। जब हम लिखेंगे शुरू से चेक करेंगे। C 2 दूना 4 हो गया। अब यहाँ देखिए C कितना है? 2 है, मतलब कि यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पर हम कितना आएगा? 4 आएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। C कितना हो गया? 4। C कितना हो गया? 4।
अब उसके बाद h कितना है 2 दूना 4, h कितना 2 दूना 4 और o कितना है 4 दूना 8, यहाँ पर 4 लिखना है, ऐसे लिखेंगे 4, तो 4 दूना 8 और ये 2 10, इधर कितना है 3 दूना 6, मतलब यहाँ सर 3 से गुना नहीं करके कितना से करेंगे बच्चा 5 से गुना करेंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अगर आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट में बता देना कि हमें समझ में आ गया, नहीं तो एक स्पेशल वीडियो मैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए लेकर के आऊंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको साइंस में समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अच्छे से देखिएगा, अगर थोड़ा दिक्कत होगा तो बैक करके फिर से देख लीजिएगा। चलिए तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद जय बिहार। नहीं बच्चा जा नहीं रहे हैं, मिस्टेक हो गया इसलिए जल्दी में जा रहे थे, आपको स्क्रीनशॉट दिलवाना अभी बाकी था। चलिए फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, जो भी हम पढ़ाए सब कुछ का, ऊपर से, यहाँ से नहीं, जहां से हम पढ़ाए वहां से लेंगे स्क्रीनशॉट। बहुत होशियार बच्चा सब। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हट जाते हैं हम। हो गया होगा, आगे लीजिए स्क्रीनशॉट। यहां से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना लिख लेना है बच्चे, यहां पे एक करने नहीं है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण के उपयोग का लाभ और सीमाएं दोनों का स्क्रीनशॉट कीजिए फटाफट बच्चा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए उसके आगे अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और यह होमवर्क जो भी दो बचा हुआ है, इस दोनों को आप लोग घर पे बनाएंगे और बन जाएगा तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि सर बना लिया हो। चलिए फिर से एक बार जय हिंद जय बिहार।